सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। TST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में तंतु से वस्त्र तक भाग 2 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में रेशों से वस्त्र तक भाग 2 के बारे में समझेंगे। उसके बाद शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे जंतुओं में प्रजनन भाग 2 की। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। वस्त्रों और तंतुओं पर चर्चा करने के बाद सभी बच्चे मोहन के घर गए। मोहन के पिताजी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं। सब बच्चे उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे। मोहन के घर पहुंचते ही सब मोहन की माँ से मिले। अरे, आज सब बच्चे साथ में, कैसे हो सब? हम अच्छे हैं आंटी। त्योहार की तैयारियां हो गईं? हाँ आंटी, मैंने तो चाची से अपनी गुड़िया के लिए नए कपड़े भी सिलवा लिए। इतने में मोहन के पिताजी काम से घर आ गए। सभी ने उनको नमस्ते कहा। अरे बच्चों, आज सभी को एक साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। पिताजी, हम सब आपसे ही मिलने आए हैं। हमें कपड़ों के उत्पादन के बारे में कुछ जानना है। हाँ अंकल, हम जानना चाहते हैं कि कपड़ा बनता कैसे है। आपकी फैक्ट्री में कपड़ा बनता है ना? हाँ सुनैना, मैं अभी फैक्ट्री से ही वापस आ रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम सब कपड़े के उत्पादन के बारे में जानना चाहते हो। अच्छा, पहले बताओ, क्या तुम्हें मालूम है कि कपड़ा किस चीज से बनता है? हाँ अंकल, चाची ने मुझे बताया कि कपड़ा तंतुओं से बनता है और ये तंतु हमें पौधों और जीवों से मिल सकते हैं। अरे वाह सुनैना, बिल्कुल सही कहा। और यह तंतु विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनसे अलग अलग तरह के कपड़े बनते हैं।
हाँ अंकल, जैसे सूती, जूट, ऊनी, सिंथेटिक इत्यादि। तुम सबको तो बहुत कुछ पता है। बच्चों, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ सूती कपड़ा बनता है, तो मैं तुम सबको सूती कपड़ा कैसे बनता है इस बारे में विस्तार से बताता हूँ, ठीक है? जी अंकल। सूती कपड़ा रुई से बनता है। हमारे देश में बहुत सी जगह पर कपास की खेती होती है। कपास के पौधों में से रुई को चुना जाता है, फिर उनके तंतुओं को निकालने के लिए उन्हें ओटा जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। एक बड़ी कंघी जैसे यंत्र की मदद से रुई को ओटा जाता है। पहले लोग हाथ से यह काम करते थे, पर आजकल मशीनों द्वारा भी यह काम होता है। फिर तंतुओं से कपड़ा कैसे बनता है? बताता हूँ बच्चों, सब बताता हूँ। 1 मिनट रुको। मोहन की माँ वहीं पास में दिए सजाने की तैयारी कर रही थीं। मोहन के पिताजी उनसे रुई का गोला ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं। बच्चों, ये लो रुई का गोला। चलो, इससे दिए के लिए बातियां बनाने की कोशिश करो। जी अंकल। जिस तरह तुम सबने रुई को हाथों के बीच मसलकर तागा बनाया, उसे कातना कहते हैं। रुई के रेशों की कताई करके उसके तागे बनाए जाते हैं। जब बहुत सी कताई करनी हो तो ज्यादातर हम मशीनों की मदद से यह कर पाते हैं। एक बड़ी सुई जैसा यंत्र, जिसको तकली कहते हैं, उससे रुई को तागे में परिवर्तित किया जाता है। तागे बनने के बाद उनसे कपड़ा बुना जाता है। बुनाई? जैसे मेरी दादी मेरे लिए स्वेटर बनाती है, उस तरह? बिल्कुल सही कहा सुबीर। बुनाई 2 प्रकार की होती है। क्या तुम सबने कभी एक चटाई को गौर से देखा है? हाँ अंकल, चटाई तो सरकंडों को जोड़कर बनाई जाती है। सही कहा सुनैना। जिस तरह चटाई में तुम सबको सरकंडों का जाल दिखता है, उसी तरह तागों का जाल बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। एक एक तागे को लेकर जाल बनाना? ऐसे तो कपड़ा बनने में बहुत समय लगता होगा। नहीं सुबीर, इस तरह की बुनाई करने के लिए एक यंत्र, जिसे करघा कहते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। इस यंत्र को हाथों से भी चलाया जाता है और ये मशीनों से भी चलाया जा सकता है। अच्छा, तो इस यंत्र से कपड़ा जल्दी बनता है? जी हाँ। धन्यवाद अंकल, मुझे बहुत मजा आया वस्त्रों के बारे में यह सब जानकर। मुझे तो पता नहीं था कि जो कपड़े हम पहनते हैं वे इतने छोटे तंतुओं से बनते हैं। बच्चों, इतना ही नहीं, हमारे बापू यानी गांधी जी ने तो इस धागे और खादी के दम पर अंग्रेजी हुकूमत को बहुत कमजोर बना दिया था। वो कैसे पिताजी? बापू ने खुद अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था और अपने चरखे से, जो कि धागा काटने के काम आता है, अपना धागा बनाते और उन धागों से बने खादी के वस्त्र इस्तेमाल करते। पूरे देश में तब स्वदेशी की लहर दौड़ गई थी और सबने अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया था। क्या बात है, अंग्रेजों के तो छक्के छूट गए होंगे। मजा आ गया पिताजी ये कहानी सुनकर। मैं इसके बारे में विस्तार से पढ़ूंगा। चलो बच्चों, आज बहुत सी बातें हो गई। गर्मा गर्म खाना तैयार है। अब सब खाना खाकर ही घर जाना। जी आंटी।
Bismillah, se le COVID ka na rin. Yan na. रेशों से वस्त्र तक। इस कहानी के उद्देश्य हैं वस्त्र तक, रेशों के प्रकार, रेशम के कीड़ों, कितनी ठंड है, आप ऊनी कपड़े पहन लीजिए। आप लोगों को पता होगा कि ऊन के कपड़े कौन से जानवर के बालों से बनते हैं? क्या आपको ये पता है कि सबसे मुलायम और चमकीला रेशा कौन सा है? सही सोचा आप सबने, रेशम। क्या रेशम भी एक जानवर रेशा होता है? चलिए इस वीडियो के माध्यम से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। रीना और माया अपनी छुट्टियों में अपनी दादी माँ के घर गई हैं। चलिए देखते हैं कि दोनों बहनें क्या कर रही हैं। माया को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है और रीना को प्रकृति में बाहर कुछ नया खोजने का। वो देखिए, रीना वहां पेड़ों के पास कुछ देख रही है। यह क्या है? लगता है ये तितलियों की इल्लियां हैं। दीदी से पूछती हूँ, उनको पता होगा। दीदी, माया दीदी, यहाँ तो आइए। क्या हुआ रीना? देखो दीदी, ये कितनी सारी तितलियों की इल्लियां हैं। रीना, ये सारे शहतूत के पेड़ हैं। देख, ध्यान से देख। पिछले साल जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे भी यही गलतफहमी हुई थी। तब दादी ने बताया था कि ये शहतूत के पेड़ हैं और इन पर रेशम के कीट होते हैं। रेशम के कीट? अच्छा, नाम से लगता है कि वे शायद रेशम के कपड़े जैसे होते हैं, मुलायम और चमकीले। रीना, रेशम का कीट रेशम का रेशा बनाता होगा। जैसे ऊन का धागा हमें भेड़ों के बालों से मिलता है, वैसे रेशम का रेशा हमें इन कीटों से मिलता होगा। वो देख, शहतूत भी तो लगे हुए हैं। रीना देखती है और एक शहतूत तोड़ के आती है। दोस्तों, क्या आपने शहतूत के पेड़ देखे हैं? हाँ, सही कह रही हो दीदी। दादी ने बताया था कि रेशम के कीट सिर्फ शहतूत के पत्ते खाते हैं, इसीलिए इसी के पेड़ पर रहते हैं। बड़े नकचढ़े होते हैं। देखो दीदी, यहाँ देखो, ये कुछ अंडे भी हैं। रीना, चल हम एक प्रयोग करते हैं। सच में दीदी, बताइए ना, कैसा प्रयोग?
चल हम दादी से 2 गत्ते के बक्से लेते हैं। फिर एक बक्से में मैं कुछ अंडे रख देती हूँ और एक बक्से में तुम कुछ अंडे रख देना। फिर हम उनको पेट भर के शहतूत के पत्ते खिलाएंगे। वाह दीदी, यह तो हमारे अपने पालतू कीड़े हो जाएंगे और हम इनके जीवन चक्र के बारे में भी सीख सकेंगे। दीदी, इन इल्लियों के अंडों को ध्यान से उठाना। माया बहुत ध्यान से कुछ टहनियों को काट लेती है और पहले बक्से में रख देती है। चल रीना, अब इन छोटे छोटे अंडों को भी अपने अपने बक्से में रख देते हैं। दीदी, यह अंडे कितने दिनों में इल्ली बन जाएंगे? अब हम स्वयं ही देख लेंगे रीना कि रेशम के कीट के अंडों से कितने दिन में इल्ली बाहर निकलती है। दोनों बहनें अपने अपने बक्से में बहुत सावधानी से कुछ काले रंग के अंडों को रख देती हैं। मैं अपने बक्से को यहीं बाहर रख देती हूँ। और मैं अंदर रख देती हूँ। अगले दिन। दीदी, क्या कुछ हुआ आपके बक्से में? अरे रीना, इतनी जल्दी थोड़ी ना, कम से कम 2-3 हफ्ते लगेंगे। अच्छा दादी, 2 से 3 हफ्ते? रीना और माया रोज उन अंडों से इल्लियों के आने का इंतजार करती हैं। 2 हफ्ते बाद। दीदी देखो, मेरे बक्से में जो अंडे थे उनमें से छोटी छोटी इल्लियां बाहर आ रही हैं। मैं जल्दी से जाकर शहतूत की हरी पत्तियां ले आती हूँ। पर मेरे बक्से में जो अंडे हैं उनमें से तो इल्लियां नहीं निकली। तुमने अपना बक्सा बाहर गर्म वातावरण में रखा था और मैंने अंदर, है ना? हाँ दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंडों से इल्ली को बाहर आने के लिए गर्म वातावरण चाहिए होता है? हाँ रीना, ऐसा ही लगता है। तितलियों के अंडों को भी तो एक गर्म स्थान की आवश्यकता होती है। चल मैं भी अपना बक्सा बाहर रख देती हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 हफ्ते बाद। मैंने अभी अभी उन इल्लियों को देखा दीदी, वे सारी पत्तियां खा गई हैं। मुझे लगता है हमें और पत्तियां डालनी पड़ेंगी। दोनों बहनें रोज दोनों बक्सों का निरीक्षण करती हैं। माया के बक्से में भी गर्म वातावरण में रखने से अंडों में से इल्लियां निकल आई थीं। और कुछ 1 हफ्ते बाद। ये देख रीना, तेरे बक्से वाली इल्लियां खा खा के कितनी मोटी हो गई है और मेरे बक्से वाली इल्लियां तो अभी भी दिन भर बहुत सारे पत्ते खाती रहती हैं। दोनों बहनें हंसने लगती हैं। 2 और हफ्ते बाद। दीदी, ये देखो, मेरे बक्से में ये इल्लियां कोकून जैसी बन गई हैं। मुझे याद है जब कक्षा 4 में हमने तितली का जीवन चक्र समझा था, तो इल्ली ऐसे ही कोकून में बदल जाती है। रुक रीना, मैं अपनी विज्ञान की पुस्तक लेकर आती हूँ। ये देखो रीना, यहाँ इस चित्र के अनुसार रेशम का कीट अपने आसपास एक जाल बुन लेता है और कोकून में बदल जाता है। देखो दीदी, ये कोकून इन पत्तों की टहनियों से जुड़ गए हैं। क्या ये इनके जीवन चक्र की एक और अवस्था है? हाँ रीना, ऐसा ही लगता है। चल अब हम रोज मेरे बक्से का निरीक्षण करेंगे। देखते हैं कि इल्ली कोकून में कैसे बदलती है। दोनों बहनों ने रोज माया के बक्से का ध्यान से निरीक्षण किया। 1 हफ्ते बाद। दीदी, दीदी, ये देखो,
इल्लियां कैसे अपना सर एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिलाकर कुछ धागे जैसा निकाल रही है। चल दादी से पूछते हैं। दादी, ये देखिए, ये इल्लियां ऐसा क्यों कर रही हैं? बेटा, ये इल्ली अपने आसपास कोकून बुन रही हैं। हाँ, और ये 8 अंक के जैसे अपना सिर हिला रही हैं। क्या ये धागों जैसी तार ही रेशम होती है? हाँ बच्चों, इन रेशम के धागों से ही रेशम का कपड़ा बनता है। रुको, मैं तुम्हें अपनी एक बहुत खास रेशम की साड़ी दिखाती हूँ। वाह दादी, कितनी सुंदर साड़ी है। बच्चों, एक साड़ी बनाने के लिए हजारों कोकून की जरूरत होती है। बड़ी मेहनत लगती होगी ना दादी? हाँ बच्चों, रेशम के कीट का बहुत बड़ा योगदान है हमारे बुनाई उद्योग में। दादी, इन कोकूनों से रेशम को कैसे निकाला जाता है? बच्चों, रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कोकूनों का उपयोग किया जाता है। उन्हें धूप में रखा जाता है और पानी में उबाला जाता है। इस प्रकार से रेशम का फाइबर अलग होता है। क्या इन कोकूनों को उबाला जाता है? ये तो अच्छी बात नहीं है दादी। हाँ माया, सही कह रही हो, पर पता है, आजकल एक नई प्रक्रिया की खोज हुई है। कैसी प्रक्रिया दादी? एक ऐसी प्रक्रिया जिससे बनाई जाने वाली सिल्क में रेशम के कीट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। इसे अहिंसा सिल्क कहते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। किसी रेशम के कीट को नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं बड़ी होकर ऐसी और प्रक्रियाओं की खोज करूंगी जिससे रेशम के कीटों को हानि नहीं पहुंचाई जाए। शाबाश बच्चों। अरे वाह, कितना मजेदार प्रयोग था ये। हमने रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्वयं अन्वेषण किया। ये जानना भी कितना दिलचस्प होगा कि रेशम के धागे से रेशमी कपड़ा कैसे बुना जाता है। माया और रीना अपने अपने बक्से का निरीक्षण करती रहीं, जब तक रेशम का कीट नहीं बना। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो के द्वारा रेशम के कीट के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। माया के सवाल की तरह मैं भी जानना चाहूंगी कि रेशम के धागे से रेशमी कपड़ा कैसे बुना। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों। सानिया एक 13 साल की जिज्ञासु शहर की लड़की कक्षा 8 में पढ़ती है। कबीर सानिया का भाई 14 साल का लड़का है जो उसकी चीजों को समझने में मदद करता है और विभिन्न गतिविधियां करता है। मम्मी सानिया की मां, जो उन्हें विभिन्न अवधारणाओं को समझने में सुविधा प्रदान करती हैं। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? याद है, मम्मी और कबीर भैया ने हमें बताया था कि कैसे हाइड्रा और अमीबा जैसे कुछ जीवों में
अलैंगिक प्रजनन होता है। मैं अभी भी सोच रही हूँ कि कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, शेर, पक्षी कैसे प्रजनन करके अपने जैसे को जन्म देते हैं। क्या आप भी जानने के लिए उत्सुक हो? चलो चलकर मम्मी से पूछते हैं। मम्मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, जरूर सान्या। याद है, एक दिन हम लोग जंतु के अलैंगिक प्रजनन के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कि जानवर जैसे कि कुत्ता या बिल्ली कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं। क्या इनमें भी अलैंगिक प्रजनन होता है? नहीं सान्या, इन जानवरों में लैंगिक प्रजनन होता है। याद है, मैंने तुम्हें बताया था, पौधों की तरह ही जंतुओं में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं। हाँ मम्मी। ये अंग लैंगिक जनन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों में जिस तरह से अंग भाग लेते हैं। हाँ सान्या। मम्मी, ये अंग प्रजनन के लिए कैसे काम करते हैं? इससे पहले सान्या, क्या तुम जानती हो कि ये अंग क्या हैं? मुझे नहीं पता मम्मी। क्या आप जानते हैं? चलिए, हम अपनी पुस्तक में देखकर उन अंगों के बारे में पता लगाते हैं जिन्हें नर और मादा जननांगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु यानी अंड कोशिका कहते हैं। मम्मी, युग्मक प्रजनन कोशिकाएं होती हैं ना? हाँ सान्या। सान्या, तुमने कक्षा 7 में पौधों के लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ा था। क्या तुम उस प्रक्रिया के बारे में बता सकती हो? हाँ मम्मी, पौधों में नर और मादा युग्मक का संलयन होकर युग्मनज बनता है। इस युग्मनज से भ्रूण बनता है जो एक पौधा बन जाता है। बहुत अच्छे सान्या, तुम्हें ये प्रक्रिया याद है। जंतुओं में भी निषेचन की यही प्रक्रिया होती है। मादा युग्मक या अंडाणु और नर युग्मक या शुक्राणु के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे युग्मनज बनता है। ये माता और पिता दोनों के कुछ लक्षण को प्राप्त करता है। ओह, इसी वजह से माता पिता और उनके बच्चों के बीच समानता देखने को मिलती है। बिल्कुल। दोस्तों, क्या अब आपको ये समझ में आया कि क्यों कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपने माता या पिता की तरह लगते हैं? या आपका कोई लक्षण आपके माता पिता की तरह ही है? चलो, यहाँ एक गतिविधि करते हैं। अपने परिवार के सदस्य और उनके माता पिता में समानता है, इसकी सूची बनाएं। मम्मी, मुझे एक चीज अभी भी समझ में नहीं आई। आपने एक बार मुझे बताया था कि जंतुओं में नर और मादा प्रजनन अंग एक ही शरीर पर नहीं होते हैं, फिर निषेचन कैसे होता है? अच्छा सवाल पूछा सान्या। देखो, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, मनुष्य जैसे जंतुओं में शुक्राणु मादा शरीर में जाकर अंडाणु से संलयन करके मादा शरीर के अंदर ही युग्मनज बनाते हैं। अच्छा, जिससे कि मादा शरीर के अंदर ही बच्चा विकसित हो। हाँ,
इसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। लेकिन ये कोई एकमात्र तरीका नहीं है जिससे जंतुओं में निषेचन होता है। और तरीके कैसे कैसे होते हैं? तुम अपनी किताब की सहायता से खुद पता करो। दोस्तों, अपनी किताब के पेज नंबर 103 पर आप इसके बारे में जान सकते हैं। सानिया, क्या तुम जानती हो युग्मनज एक कोशिका है। ये एक जंतु की तरह बनने के लिए कई प्रक्रिया से गुजरती है। ओह, तो एक कोशिका से एक जीव बन जाता है। हाँ, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, जिसके बाद कोशिकाएं समूह बनाने लगती हैं और अलग अलग ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्या हम भ्रूण को विकसित होते देख सकते हैं? नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। आंतरिक निषेचन में युग्मनज मादा शरीर के अंदर बनता है। भ्रूण गर्भाशय दीवार से जुड़ जाता है और प्रक्रियाओं से होता हुआ शरीर अंग ऊतकों में बनता जाता है। जब सारे शरीर अंग पहचाने जा सकते हैं, भ्रूण को गर्भस्थ शिशु कहते हैं। भ्रूण को हम अल्ट्रासाउंड द्वारा देख सकते हैं। जब गर्भस्थ शिशु की प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, तब बच्चा पैदा होता है। ये अल्ट्रासाउंड क्या होता है? चिकित्सकीय प्रक्रिया में अल्ट्रासाउंड यानी पराध्वनि द्वारा शरीर के अंदर की तस्वीरें लेते हैं। इससे भ्रूण के विकास की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद मिलती है। बाहरी निषेचन का क्या हम उसमें भ्रूण को बनती देख सकते हैं? बाहरी निषेचन में जब भ्रूण मादा शरीर के बाहर बनता है, जैसे कि जलाशय जंतुओं में, भ्रूण अंडों के कवच के अंदर बनता है। जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तब अंडा टूट जाता है। जैसे मगरमच्छ या कछुए के अंडे। यह सचमुच हैरानी की बात है। हम सब एक कोशिका से बने हैं। आप भी हैरान हैं ना दोस्तों? सारांश। हमने जाना कि नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन होता है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से युग्मनज बनता है और इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन आंतरिक या बाहरी हो सकता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर भ्रूण बनाता है जो बाद में गर्भ बन जाता है। एक बार जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है, तो बच्चा पैदा होता है।
यार स्मृति, वो क्या चीज है जिसे खाने से इंसान का दिमाग तेज होता है? बादाम। बादाम नहीं, ठोकर। इंसान एक बार खाता है फिर हमेशा संभल के चलता है। वेरी फनी, पर सच है, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है और कुछ बनता है। और ऐसे ही कुछ कामयाब उद्यमियों की कहानी लेकर मैं रोहन और मेरे साथ स्मृति आपका स्वागत करते हैं हमारे इस शो में, जिसका नाम है एन एडवेंचरर गाइड टू बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। यस, हम हर एपिसोड में आपको किसी एक उद्यमी की रोमांचक कहानी दिखाते हैं और उस पर निर्धारित एक कौशल के बारे में बताते हैं। तो आज की कहानी है द ब्रिज बिल्डर, यानी पुल निर्माता। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे गिरीश ने अपने बचपन की समस्या को बड़ा होकर पूरा किया और उससे काफी बच्चों का बचपन बचा लिया। नहीं समझे? चलो साथ मिलकर देखते हैं कहानी। पुल निर्माता। बादल गरज रहे थे और मानसून के आने की दस्तक दे रहे थे। गिरीश ने नींद से जागते हुए सोचा कि कितना अच्छा हो अगर उसे स्कूल न जाना पड़े, लेकिन आज स्कूल में एक शिक्षक के तौर पर उसका महत्वपूर्ण दिन था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बिस्तर से उठे और स्कूल की ओर निकल पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी उसके स्कूल की ओर जाती सड़कों पर गंगा नदी का पानी भर गया था। गंगा जो हाजीपुर के साथ साथ बहती थी। गिरीश ने अपने बचपन के दिनों को याद किया, जब बारिश के मौसम में पानी भर जाने के बाद भी वो अपने दोस्तों के साथ काफी मजे करता था। जब उसे अपने भविष्य की चिंता नहीं थी, बल्कि केले के पेड़ के पास पड़े डिब्बों में बैठकर वो अपनी छोटी सी नाव बना लेता था। अब सालों के बाद वो इंजीनियर बन चुका था। उसे अपने जवानी के वे दिन याद आ रहे थे जब बाढ़ का पानी इलाके में भर जाने की वजह से काफी संघर्ष करना पड़ता था। ऐसे में कई बार उसे स्कूल पहुंचने में दिक्कत होती थी या कई बार तो स्कूल बंद ही हो जाता था। अब वो कामयाब था, लेकिन वो समझ सकता था कि अभी भी बच्चों को स्कूल जाने में वही समस्याएं हो रही थी। उसका कस्बा अभी भी काफी पिछड़ा हुआ था। वहाँ पर अभी भी केले की खेती से बचा हुआ कचरा पड़ा हुआ था। उसने सोचा अगर वो इसके जरिए पानी में तैर सकता था तो क्यों नहीं, सभी लोगों के लिए ऐसा कुछ किया जा सकता है। उसका मतलब सिर्फ मामूली डिब्बों से नहीं था, बल्कि केले के डिब्बों से बने डिब्बों से था। गिरीश ने अपना नोटपैड निकाला और उस पर एक डिजाइन बनाया। उसने फैसला किया कि वो अपने कस्बे के बच्चों के लिए एक पुल बनाएगा ताकि बाढ़ के दिनों में वे स्कूल जा सके, खासकर ऐसे दिनों में जब नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हो या फिर सड़कों पर पानी भरा हुआ हो। वो अपनी जन्मभूमि पहुंचा जो उसे बुला रही थी। उसने अपने इलाके के लोगों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना बताई। साथ ही ये भी बताया कि वो कैसे इस समस्या का समाधान निकालने का सोच रहा है। अच्छी बात ये थी कि सभी स्थानीय कारीगरों, मजदूरों, शिल्पकारों, चीजें बनाने वालों ने उसकी मदद करने का वादा किया। इस तरह शुरुआत हुई एक अभियान की, केले के पेड़ के डिब्बों से बनने वाला पुल। आप समझ गए होंगे कि गिरीश एक उद्यमी है। उसने एक साथ कई समस्याओं का समाधान कर दिया है, जैसे लोगों को नदी पार करवाना ताकि वो व्यापार कर सके, स्कूल जा सके, खरीदारी कर सके, अपने रिश्तेदारों को मिल सके, डॉक्टर को मिल सके,
वोट देने जा सके इत्यादि। हर रोज की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा कर सके, जिनकी सूची काफी लंबी है। जब आप लोगों से जुड़ते हैं तो कई समाधान निकलते हैं। आप जहां रहते हैं अपने आसपास देखिए, गौर से सोचिए और बताइए कि आप कौन सी समस्या को सुलझाएंगे ताकि आपके आसपास रहने वालों को फायदा हो। आप उस समस्या के लिए अपने किस कौशल या हुनर का इस्तेमाल करेंगे जो उस समस्या को सभी के लिए हमेशा के लिए जड़ से मिटा देगा। द ब्रिज बिल्डर, पुल निर्माता का अभ्यास आप 4-4 का दल बनाकर पूरा करेंगे। पहला भाग, सबसे पहले आपको एक खेल खेलना है जिसके द्वारा आप डिमांड एंड सप्लाई अथवा मांग और पूर्ति के बारे में सीखेंगे। खेल का नाम है मैंगो मैडनेस। वो खेलने के बाद हमें बताए कि आपने ये खेल से क्या सीखा। दूसरा भाग, अब इस पसंदीदा आम खेल को अपने वास्तविक जीवन में खेलें। आप 3 ऐसी चीजें लिखें जो लोगों को चाहिए और उनके पास नहीं है। इसके बाद उस समस्या के बारे में लिखिए जो आप सुलझाना चाहते हैं। उससे संबंधित सवालों के जवाब दें। अब आपको मांग और पूर्ति की अच्छे से जानकारी हो गई है। इसके बाद अगली गतिविधि की ओर बढ़े और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। वाह, एकदम स्वदेश मूवी की फील आ गई। हाँ यार, कैसे अपने गांव में वापस आकर गिरीश ने पुल निर्माण किया और बच्चों की और बड़ों की और साथ साथ बीमार लोगों की मदद की। स्मृति, पता है इस कहानी से एक बहुत जरूरी और अहम कौशल सामने निकल के आता है। कौन सा? वो है इंक्लूडिंग एवरीवन, यानी सबको शामिल करना। और इस कौशल का मतलब क्या है, चलिए हमारी किताब के आखिरी के पन्नों में चलते हैं और वहां पर पढ़ते हैं। सभी को शामिल करना, सुनिश्चित करें कि आप अपनी समस्या को सुलझाने के लिए दृष्टिकोण, साहसिक कार्य, उद्यम में सभी को शामिल करें। हर उम्र की लड़कियां, लड़कों को, बुजुर्गों को, दिव्यांग लोगों को, सभी धर्मों, श्रद्धाओं, आपको हर किसी को दुनिया को बदलने में सक्षम करने के लिए इसमें शामिल करना होगा। आप उन लोगों को पहले शामिल कर सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, लेकिन अनजान लोगों को शामिल करना सबसे प्रभावशाली होगा। आज नए दोस्त बनाएं और बताएं कि आज आप सभी को किस काम में शामिल करेंगे। और हमने इस कौशल का इस्तेमाल करते हुए गिरीश को भी देखा है ना? हाँ, हमने देखा कि कैसे गिरीश ने स्थानीय कारीगर, मजदूर, शिल्पकार, अन्य चीजें बनाने वालों को साथ में जोड़ा और पुल बनाया और उस पुल से सबका फायदा हुआ। यानी अगर हम सबको साथ लेकर कोई भी काम करेंगे तो काम जल्दी होगा और अच्छा होगा और सबके हित में होगा। बिल्कुल सही। तो चलो इस बुक के बाद हमारी एक्टिविटी बुक को उठाते हैं और देखते हैं कि आज की एक्टिविटी क्या है। ये बुक देखने में तो ब्लैक एंड व्हाइट है, पर इसमें आप अपना कोई भी मनपसंद रंग भर सकते हैं। तो आज की कहानी पर निर्धारित एक्टिविटी में आपको एक गेम खेलना है जिसके द्वारा आप डिमांड एंड सप्लाई यानी मांग और पूर्ति के बारे में सीखेंगे। खेल का नाम है मैंगो मैडनेस। उसके बाद आपको बताना है कि ये इंटरेस्टिंग गेम खेलने के बाद आपने क्या सीखा। अब आपने जो खेल खेला उसको रियल बनाइए और 3 ऐसी चीजें लिखिए जो लोगों के पास नहीं है और उन्हें वो चाहिए, और फिर वो समस्या लिखिए जिसको आप सुलझाना चाहते हैं और उससे रिलेटेड यहाँ जो भी सवाल है उसके जवाब दीजिए। बस जी, अब आपको जल्दी से एक्टिविटी कंप्लीट करनी है और हमें इस एड्रेस पर भेजनी है। तो बस आप जल्दी जल्दी इसको भरिए। हमेशा याद रखिए, जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए सबको साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि अकेले मैं एक बूंद हूं, लेकिन अगर सब मिल जाए तो मैं सागर हूं। क्या बात है मेरे शायर। तो बस इस नोट पर हम लेते हैं आपसे इजाजत। फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही हमारे अगले एपिसोड में एक नए उद्यमी की रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय। ऑल द बेस्ट। पुल निर्माता, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी पर बेस्ड अब हम आपके साथ एक क्विज खेलेंगे जिसका जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं ये शानदार किताब जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो चलिए क्विज स्टार्ट करते हैं और इस क्विज के जवाब आप हमको कॉल कर या फिर हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर भी दे सकते हैं। लेट्स गो। पहला सवाल, क्या आपके आसपास कोई अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियर मौजूद है? सेकंड क्वेश्चन, आप अपने घर की किसी भी समस्या को कैसे सुलझाते हैं? थर्ड क्वेश्चन,
किसी भी व्यापार को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 4th क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि महिलाएं लंबी दूरी तय करने में सुरक्षित हैं? 5वां सवाल, क्या महिलाओं और पुरुषों का वेतन समान होना चाहिए? आप अपना जवाब हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भेज सकते हैं या फिर अपने स्मार्टफोन में हमारी ऐप डाउनलोड करें, वहां पे भी आप अपना जवाब भेज सकते हैं। बिल्कुल सही कहा स्मृति, और आप लोग सही जवाब दीजिए, क्योंकि आप में से 500 विद्यार्थी जो सही जवाब देंगे वो जीत सकते हैं हमारी ये किताब, जिसका नाम है भारत में उद्यमी बनने की रोमांचक कहानियां। तो फोन उठाइए और डायल कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शक जो या बच्चे जो पटना जू नहीं आ पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जू को उन तक पहुंचाया जाए। इसे जू आउटरीच प्रोग्राम भी कहा जाता है। प्रतिदिन जू के अलग अलग इनक्लोजर्स से दर्शकों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम लोगों के पास संसाधन है उसमें अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन और मनोरंजन के लिए जानकारी दी जा सके। और इसी क्रम में आज शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिस जानवर का चयन किया गया है, जिराफ है। जिराफ के भी ब्रीडिंग में हम काफ़ी तेज़ी से आगे आ रहे हैं और अभी वर्तमान में इंडिया के लगभग 155 जू में हमारा स्थान तीसरे स्तर पे है। विगत साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ था, इस साल भी एक जिराफ के बच्चे का जन्म हुआ है और इनकी संख्या बढ़ के 6 हो गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिराफ मूलतः ये इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, ये अफ्रीका के ही जानवर हैं और ये धरती पर पाए जाने वाले सबसे बड़े रूमिनेंट हैं और ये सबसे लंबे जानवर हैं धरती पर पाए जाने वाली। इनका हाइट जो होता है लगभग 14 से 18 फीट तक ये हाइट को अटेंड करते हैं और इनका जो वज़न होता है ये 1200 केजी से लेकर के 1800 केजी तक वेरी करता है। जो फीमेल होती हैं उनका वज़न 1200 केजी तक पाया जाता है, जो एडल्ट मैच्योर मेल हैं उनका 1800 केजी तक होता है। अभी जो पहले ऐसा समझा जाता था कि जिराफ में एक ही स्पीसीज है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर इनका स्टडी करके ऐसा पता चला है कि शायद 5 या 6 स्पीसीज इनके सब स्पीसीज भी हैं जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। पटना जू में भी इस तरह की स्टडी को लिया जाएगा। इनका एक संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूँगा कि 2006 में 3 जिराफ को लाया गया था, यूएस से लाया गया था। सृष्टि, विकास और शांति,
3 जिराफ को यहाँ पर लाया गया था और लगातार उसके बाद से इनका प्रजनन होता रहा है और इन जानवरों को एक्सचेंज में भी दूसरे जू को दे करके इसके अदला बदली के तहत दूसरे जानवर भी लाए जाते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।